हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा न्यूज़ में रहता ही रहता है। यहाँ से जो है आपके यूपीएससी में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर देखने को मिलते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। आज के इस लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जितना भी करंट अपडेट 1 ईयर में रहा है उसके बारे में, जिसका हमारा सोर्स रहेगा विजन आईएएस का जो भी है आपका PT 365 जो आता है। PT 365 विजन आईएएस का जो आता है मटेरियल, उसको देखेंगे हम, जिससे कि हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इसकी संकल्पना के बारे में, फिर इसके प्रकार, फिर मापन, फिर परिणाम, फिर लाभ और समस्याएं, उसके बाद संरक्षण। संरक्षण वाले को जो है हम आज नहीं देखेंगे क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। संरक्षण विद करंट अफेयर इसको हम कवर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम बस इतनी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए संकल्पना की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की जो संकल्पना है, इसमें जो शब्द है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इस शब्द को सबसे पहले रोशन ने दिया था 1986 में। ओके, फर्स्ट टाइम इस शब्द की व्याख्या दी थी, जिसमें बताया गया था कि जो बायो और जो डाइवर्सिटी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। ओके, अर्थात पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की प्रचुरता या पृथकता को ही जैव विविधता कहा जाता है। बायो लाइफ, तो किसकी लाइफ? प्लांट्स की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, माइक्रोब्स की लाइफ, ठीक है। डिफरेंसेस मतलब डाइवर्सिटी मतलब इन सब में डिफरेंसेस, अंतर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी संकल्पना नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी संकल्पनात्मक व्याख्या या विवरण व्याख्या जो थी वो ओ विल्सन के द्वारा की गई थी। शब्द दिया था किसने? रोशन ने। और संकल्पनात्मक व्याख्या या विवरण व्याख्या जो है वो आपकी ओ विल्सन द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जैव विविधता के प्रकारों के बारे में। कितनी प्रकार की ये जैव विविधता होती है? देखिए पहला टाइप आपके लिए देखने को मिलेगा यहाँ पर, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एक वृहद वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में पारितंत्रों की विविधता कितनी अधिक या कितनी कम प्राप्त होती है, ठीक है, यही सब कौन बताएगा हमको? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बताएगा। यदि विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र में पारितंत्र की विविधता को देखा जाए तो यहाँ सर्वाधिक प्राप्त होती है, जबकि मरुभूमि में तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त होती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे इकोसिस्टम जो होगा, एक जो इकोसिस्टम है उसका हम अध्ययन करेंगे डाइवर्सिटी की दृष्टिकोण से, तो हम उसको कह देंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रजातीय विविधता के बारे में। किसी बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य की विविधता को दर्शाता है यह। जहाँ किसी पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता उच्च होती है वहाँ जीवों के भोजन की उपलब्धता भी अधिक होती है, अर्थात प्रजातीय विविधता वाला पारितंत्र अधिक स्थायी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जंगल है, उसमें आपका जो है शेर भी रहता है, ठीक है, हिरण भी रहता है, खरगोश भी रहता है, बकरी भी रहती है, और वहाँ पर आपको घास भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गया? विविधता देखने को मिल रही है ना। अब जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतना ही ये पारितंत्र क्या होगा? अधिक स्थायी होगा, वहाँ पर भोजन की उपलब्धता ज़्यादा होगी क्योंकि प्रजातियाँ ज़्यादा हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? प्रजातीय विविधता, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं आनुवांशिक विविधता के बारे में। आनुवांशिक जेनेटिक की जो डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में है, किसी एक ही प्रजाति के मध्य पाए जाने वाले जीवों के मध्य की विशिष्टता को दर्शाता है, ठीक है। प्रजातीय विविधता में हमने क्या पढ़ा? एक क्षेत्र में कितनी प्रजातियां हैं। आनुवंशिक विविधता एक प्रजाति के मध्य की विविधता को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य, ठीक है, मानव प्रजाति होमोसेपियंस सेपियंस प्रजाति से संबंधित है। फिर भी विभिन्न मनुष्यों में पाई जाने वाली आनुवंशिक विविधता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप चले जाएंगे ये आपका अमेरिका साइड में, वेस्ट इंडीज साइड में, तो वहाँ के मनुष्यों में विविधता आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अपने इधर एशिया की तरफ आ जाएंगे तो वहाँ के मनुष्यों की विविधता आपको देखने को मिल जाएगी। चाइना की ओर चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे आपको पता ही है कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं, आँखें खुलती ही नहीं है। ओके, तो आप समझ गए होंगे प्रजातीय विविधता क्या होता है। नेक्स्ट, भारत के छत्तीसगढ़ द्रोणी को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं।
जहाँ चावल प्रजाति के अंतर्गत भारत की सर्वाधिक जेनेटिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। लगभग 2200 प्रकार के चावल पाए जाते हैं। ओके, ये पॉइंट याद रखना। ये भी क्या है, प्रजातीय जेनेटिकली जो है बायोडायवर्सिटी का एग्जाम्पल है कि वहाँ पर जो है एक चावल की कितनी प्रजाति पाई जा रही हैं, तो लगभग 2200 प्रकार। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ द्रोणी को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोडायवर्सिटी के मापन के बारे में। इसको मापते कैसे हैं, तो देखिए इसका मापन हम जो है अल्फा बीटा और गामा के द्वारा करते हैं। अल्फा डायवर्सिटी किसको दर्शाती है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संख्या का मापन। ओके, बायो बीटा डायवर्सिटी जीवों की संरचना का मापन, और गामा डायवर्सिटी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य अंतर संबंधों का मापन। इसको समझते हैं। देखिए ये एक क्षेत्र विशेष हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो प्रजातियां हैं इनकी संख्या क्या है, इसको हम मापेंगे तो कैसे नापेंगे, तो अल्फा डायवर्सिटी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो जीव हैं इनकी संरचना कैसी है, संरचना मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो उसको हम कैसे नापेंगे, तो बीटा डायवर्सिटी के द्वारा। फिर नेक्स्ट इस वाले जीव से क्या संबंध है, एक का दो से क्या संबंध है, दो का तीन से क्या संबंध है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, गामा डायवर्सिटी के माध्यम से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका मापन हम कैसे करते हैं। एक बार इसको समराइज करके देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, जैव विविधता के प्रकार पढ़ लिए। तीन प्रकार हमें देखने को मिले, एक इकोसिस्टम डायवर्सिटी, दूसरा प्रजातीय विविधता, तीसरा आनुवंशिकीय विविधता। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें इसी के एग्जाम्पल्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा बीडी का मापन यानी कि बायोडायवर्सिटी का मापन कैसे करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा के द्वारा करते हैं। अल्फा के द्वारा क्या करते हैं, कितनी प्रजातियों की संख्या है वहाँ पर। बीटा के द्वारा क्या करते हैं, उन जो जीव है वहाँ उनकी संरचना कैसी है, और गामा के द्वारा उनके मध्य में संबंध कैसा है। ओके, ये तीन पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जैव विविधता के परिणाम या मात्रा के बारे में। विश्व या पृथ्वी पर प्राप्त बायोडायवर्सिटी को दो प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, एक इंडियन बायोडायवर्सिटी। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी विश्व स्तर पर प्राप्त बायोडायवर्सिटी जो होती है, ठीक है, उसी को हम ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कहते हैं। चार वर्गों में इसको हम बांट के देख सकते हैं। नंबर एक, अत्यधिक बायोडायवर्सिटी, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको, वर्षा वनों में, उसके बाद प्रवाल भित्तियों में, फिर मैंग्रोव वन, और फिर ज्वारनदमुख में। ओके, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक ऑप्शन बना के दे देगा कि सबसे ज़्यादा अत्यधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, अत्यधिक बीडी कहाँ मिलती है, ठीक है, ये दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा बना के ऐसे करके, वर्षावन। ओके, नेक्स्ट दे देगा आपका प्रवाल भित्ति, उसके बाद दे देगा मैंग्रोव वन। ओके, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा बना के, और फिर नीचे देगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी दोनों, ऐसे करके दे देगा बना के। ठीक है, एक पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या तीनों सही है, या कोई सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर बता देना है कि तीनों ही सही हैं। और इनका क्रम भी पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा इनका आरोही क्रम बताइए या अवरोही क्रम इनका बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं अधिक या उच्च बायोडायवर्सिटी। एक है अत्यधिक, मतलब अधिक से भी ज़्यादा अधिक। सेकंड है अधिक या उच्च बायोडायवर्सिटी, तो शीतोष्ण वन और घास मैदान। फिर उसके बाद मीठे पानी की झीलें। घास मैदान की अगर बायोडायवर्सिटी पूछे तो सवाना, उससे कम स्टेपी में। ओके, मध्यम बायोडायवर्सिटी में फिर टैगा वन, उसके बाद सब पोलर फॉरेस्ट, उसके बाद सबसे कम मरुभूमियाँ, उष्ण शीतोष्ण टुंड्रा। ठीक है, तो ये बायोडायवर्सिटी का क्रम हो गया, या उनका परिणाम या मापन जो भी आप कह सकते हैं उसको। आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं इंडियन बायोडायवर्सिटी के बारे में। चार वर्ग जो हैं इसको विभाजित किया गया है चार वर्गों में। पहला आता है मलाया बायोडायवर्सिटी, कहाँ पर मिलता है, पूर्वोत्तर भारत में, जहाँ शांघन वन क्षेत्र तथा विभिन्न जंतुगत विविधता उच्च पाई जाती है। दूसरा आता है भारतीय जैव विविधता, प्रायद्वीपीय पठार और पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। प्रायद्वीपीय पठार में क्या मिलेगा, तो घास मैदान और झाड़ियाँ। ठीक है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में तो पर्वतीय ढाल, शांघन वन आच्छादित मिलते हैं आपके लिए। ओके, भारत में किसी एकल क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता नीलगिरी
बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले साइलेंट वैली जो कि केरल क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर मिलेगी आपकी, तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंतर्गत आने वाली जो साइलेंट वैली है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यूथोपियन बायोडाइवर्सिटी, और उसके नेक्स्ट होता है यूरोपियन। अंतर है, ये यूथोपियन है, ये यूरोपियन है। यूथोपियन बायोडाइवर्सिटी जो है शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसका संबंध कहाँ पर मिलेगा आपको, तो बेस्ट राजस्थान में ही आपको देखने को मिल जाएगी। यूरोपियन बायोडाइवर्सिटी तो हिमालय के हिमाच्छादित ऊपरी ढाल जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वहाँ पर। ओके, तो ये 4 प्रकार होगा इंडियन बायोडाइवर्सिटी के। मलाया बायोडाइवर्सिटी, इसको एक बार रफ कर लेते हैं। मलाया भारतीय जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठार पूर्वोत्तर क्षेत्र। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा यूथोपियन और फिर यूरोपियन। आगे बढ़ते हैं इसके लाभ के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के लाभ क्या होता है, इसको हमें ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके के लाभ हमें देखने को मिलेंगे। प्रत्यक्ष लाभ, भोजन प्राप्त होता है यहाँ से, शाकाहारी और मांसाहारी जानवर सभी के लिए मिलता है यहाँ पे भोजन। ठीक है, ईंधन की उपलब्धता होती है, बायोफ्यूल जिसको हम बोलते हैं। फाइबर, फ्लावर मतलब फूल पत्तियाँ, लकड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जड़ी बूटियों के लिए वनों में जो है आप चाहते हैं देखा होगा। ठीक है, चारा वगैरह पशुओं का मिल जाता है यहाँ पर। चमड़े या छाल जो है ये सब जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो ये सब इसके जो हैं डायरेक्ट लाभ हैं। इनडायरेक्ट वे में तो हमारे जो पारिस्थितिकी महत्व है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये निर्माण में मदद करते हैं, किसके, मृदा निर्माण में, जलीय चक्र निर्माण में, खनिज निर्माण में, गैसीय चक्र निर्माण में। इन सब में जो है बायोडाइवर्सिटी का रोल होता है। तापमान, आर्द्रता इन सबको नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का ही जो है इनडायरेक्ट वे में लाभ है। धार्मिक महत्व भी होता है, लोग जो है प्रकृति पूजी होते हैं। ठीक, वो जंतुओं की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा करते हैं। तो ये सब क्या है, इसके लाभ हैं, आप समझ सकते हैं इसको। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी का ह्रास, इसका हानि या समस्याएं जो भी हैं उसके बारे में। बायोडाइवर्सिटी का ह्रास या क्षति को हम दो इम्पोर्टेंट कारणों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। ओके, इन्हीं दो तरीकों से हो सकती है ना हानि बायोडाइवर्सिटी को। कैसे होगी, किसी चीज़ को हानि या तो प्रकृति पहुंचाएगी या मनुष्य पहुंचाएगा। तो प्राकृतिक कारक और प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे जंगल की आग, बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, चक्रवात, तूफान, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक बीमारियां हैं, पादपों में, जंतुओं में देखने को मिल जाती हैं। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, पादपों में या जंतुओं में। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, कीटों का प्रकोप है जैसे टिड्डियों का आक्रमण। ये सब क्या है आपके बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाने वाले प्राकृतिक कारक। मानव कारकों की बात करें तो आवास, निवास, पेड़ों को काटना, आग लगाना, निर्वनीकरण, झूम कृषि, अतिचारण, प्रदूषण, ये सब क्या है, मानव जनित कारक है, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। अवैध शिकार, व्यापार के लिए पशुओं का जो शिकार करते हैं, अवैध खनन करते हैं मानवीय क्रियाओं से, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश बढ़ जाता है, चयनित फसलों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये सब क्या है, मानव जनित कारक हैं बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाने के लिए। मानव वन्य जीव संघर्ष का बढ़ना, अत्यधिक पर्यटन, तो ये सब क्या है, तो ये सब हैं आपके मानव जनित कारक जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को हानि होती है। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक यहाँ पर, जैव विविधता का ह्रास पढ़ लिया, प्राकृतिक कारक और मानव जनित कारक। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के बारे में। यहाँ पर आपको जो एक छोटी सी हाईलाइट दिखा दे रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हम दो उपायों से कर सकते हैं, एक स्वस्थानिक संरक्षण और एक परिस्थानिक संरक्षण। स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू, परिस्थानिक मतलब एक्स सीटू, यानी कि एक प्रजाति है उसका उसी स्थान पर संरक्षण कर लो तो क्या हो जाता है इन सीटू, और उस स्थान से ले जाके दूसरे स्थान पर ले जाओ तो उसको बोलते हैं हम एक्स सीटू। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, पवित्र वन, उपवन, इन सबको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक रिवीजन यहाँ पे करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है हम कवर कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो देख लीजिए एक बार इसको। देखिए कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए, संकल्पना पढ़ ली इसकी, इसको क्लियर कर लेते हैं। संकल्पना पढ़ ली इसकी, इसके प्रकार पढ़ लिए,
मापन पढ़ लिया, परिणाम पढ़ लिए, लाभ पढ़ लिया और समस्याएं क्या हैं वो पढ़ लिए। संरक्षण कैसे कर सकते हैं इन सीटू और एक्स सीटू, इसके बारे में आपको एक हाईलाइट दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्ड लाइफ सेंचुरी ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।